ये ऐसा पॉम्फलेट्स हम लोगों ने पिछले इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन प्रोग्राम के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये आज एक कॉपी हम आपको देंगे, एक कॉपी से आपको प्रिंट्स करके सबको दे देना है, ठीक है। ये आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप इसका पीडीएफ करके एक ग्रुप में डाल दीजिए, सो दैट ये आपके फ़ोन पे पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। दिस इज़ इन बंगाली। तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, आपको उसी टाइम पे हमें रोक के पूछना है, ठीक है। आप लोगों को ये पता है कि हॉस्पिटल में काम करते वक्त इन्फेक्शन का जो रिस्क रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये इन्फेक्शन किसको हो सकता है, कुछ बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन जो पेशेंट एडमिट हो रहा है अस्पताल में, उसको भी हम ये इन्फेक्शन दे सकते हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद भी उस इंसान को, उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और जो लोग काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर वर्कर्स जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज, ओटी टेक्नीशियंस, पैरामेडिक्स, हेल्थ बीवीजी स्टाफ, इन सबको भी इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो ये इन्फेक्शन का जो रिस्क है ये सभी को है, पेशेंट्स को भी है और स्टाफ को भी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस है, इन सबको ऑब्जर्व कौन करता है? हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ठीक है। एक जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए ये चीज़। ये जो कमेटी होता है इसका चेयरपर्सन होता है हॉस्पिटल का हेड, ठीक है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है हमारे यहाँ, ठीक है। इसका जो सेक्रेटरी होता है, मेंबर सेक्रेटरी, वो होता है माइक्रोबायोलॉजी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे कौन है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट? माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर तापसी घोष, ठीक है। तो एक इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होता है और बाकी के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, आपने बोला मेडिसिन से हो, पेडियाट्रिक्स से हो, सर्जरी से हो, ऑर्थोपेडिक्स से हो, इन सब के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है ये लोग इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का, लॉन्ड्री लिनन डिपार्टमेंट होता है, CSSD डिपार्टमेंट होता है, इन सब के में से भी मेंबर्स इसके कमेटी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इस कमेटी का काम क्या है? बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर्स बताना, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन पहुंचे ना पेशेंट तक और हम तक, इसके लिए हम क्या प्रैक्टिस करते हैं उसको बोलते हैं प्रिवेंशन, ठीक है। वो हम करते हैं। दूसरा हम करते हैं सर्वेलेंस। सर्वेलेंस हम कैसे करते हैं? एक टर्म होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। नाम में ही पता चल रहा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब हॉस्पिटल में आने के बाद, भर्ती होने के बाद, या फिर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के वक्त, या फिर कोई इंटरवेंशन के वक्त, जैसे आपने किसी पेशेंट को सेंट्रल लाइन डाल दिया। सेंट्रल लाइन पता है सबको, वेंटिलेटर पता है सबको, कैथेटर पता है, यूरिनरी कैथेटर, ये सब डाल दिया, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जब हो रहा है उसका सर्वेलेंस हम करते हैं। और तीसरा चीज़ होता है ट्रेनिंग, जो मैं अभी कर रही हूँ। ट्रेनिंग में हम आपको क्या बताएंगे? प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए, है ना, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 मेजर चीज़ है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? 2 तरह के प्रिकॉशंस होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ओके, एक होता है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हम कहाँ अप्लाई करते हैं? अब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आ रहा है, तो जब आप उसके कोई भी बॉडी फ्लूइड से या फिर कोई भी पेशेंट से आप डील कर रहे हो, तो हमें उसको ये मान के चलना है कि वो इन्फेक्शियस है आपके लिए। कोई भी सैंपल अगर आप डील कर रहे हो तो आपको ये मान के चल रहा है कि ये जो सैंपल लिए ये इन्फेक्शियस है आपके लिए, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव की पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, इर्रिस्पेक्टिव पेशेंट को क्या बीमारी है। तो इससे क्या होगा, आप जो इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस होने चाहिए आपको लेने चाहिए वो आप लेते हो, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अंतर्गत क्या क्या होता है, आप डेली प्रैक्टिस में देखते होंगे, है ना। हैंड हाइजीन होता है, हाथ धोते हो पेशेंट को टच करने के पहले, टच करने के बाद, ठीक है। फिर PPE होता है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम जिसको बोलते हैं। और स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन होता है। वो क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम स्टेरिलाइज कैसे करेंगे या फिर कोई सरफेस एरिया को डिसइंफेक्ट कैसे करेंगे इन पेशेंट एरियाज, ये सब होता है।
फिर यहाँ पे जो कचरा उत्पन्न हो रहा है वो क्या रिस्क है उसमें भी ट्रांसमिशन का, इन्फेक्शन का, तो उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, उसको हम प्रॉपर तरीके से कैसे डिस्कार्ड करना है ये सब होता है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है ये आती है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अंदर, ठीक है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस में हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी बीमारी का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो उसमें 3 प्रकार से ट्रांसमिट हो सकता है, कांटेक्ट से, ड्रॉपलेट से और एयरबॉर्न से। वेरी गुड, ये आपको पता है। तो इसके अंदर हमें कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो मैंडेटरी है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अलावा इसमें एक्सक्लूड नहीं होता। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस तो हम ले ही रहे हैं, बट एड ऑन ट्रांसमिशन के लिए हम और क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंडिया में कॉमनली क्या पाया जाता है, टीबी। तो टीबी के लिए आपको कौन सा मास्क यूज करना चाहिए, N95 आपको यूज करना चाहिए। कोविड के टाइम पे आपने क्या पहना था, N95, क्योंकि वहाँ पे एयरबॉर्न का खतरा था, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का खतरा था। तो ऐसे टाइम पे जब हम ये मास्क यूज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, ठीक है। 2 टाइप का प्रिकॉशंस मैंने आपको समझाया, एक था स्टैंडर्ड, एक था ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में स्टैंडर्ड हम अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम इरिस्पेक्टिव ऑफ पेशेंट स्टेटस हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज कर रहे हैं। इतना सबको समझा? क्या क्या बताया मैंने बताया हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या होता है, उसके अंतर्गत हम 3 क्या चीज़ें बताता है आपको, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, हम सर्विलेंस करते हैं, और ट्रेनिंग जो मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के बारे में मैंने आपको बताया, और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस के बारे में बताया। तो पहला जो पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे हम ट्रांसमिशन रोकते हैं, वो क्या है, हैंड हाइजीन। तो हैंड हाइजीन के लिए, हैंड हाइजीन कैसे होता है, मतलब क्या समझते हो, आपको क्या समझ क्या है, हैंड हाइजीन क्या होता है? और हैंड स्क्रबिंग भी कुछ होता है ना, जो सर्जरी में फॉलो करता है, ठीक है। वो आपके लिए, आप में से कोई ओटी में वॉश होते हो, अंदर जाते हो, तो आपको हैंड स्क्रब पता है कैसे करते हैं? हैंड रब के द्वारा हैंड स्क्रबिंग पता है आपको? वो हो गया हैंड वॉश, वो हो गया हैंड स्क्रब। बट हैंड रब स्क्रब पता है क्या आपको, जिसमें हम सिर्फ हैंड रब अल्कोहल यूज करके हैंड स्क्रब करते हैं, वो भी एक चीज़ होती है, ठीक है। तो हमें ये हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस में हमें ये हैंड हाइजीन आना ही चाहिए। तो हम 2 प्रकार से कर रहे हैं, एक विथ सोप एंड वाटर, एक विथ हैंड रब। हैंड रब में क्या होता है, क्या होता है उसमें, कंटेंट क्या होता है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल सुना है आपने? उसमें क्या होता है, स्पिरिट में क्या होता है? हाँ, तो इससे हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हैंड रब। तो हैंड हाइजीन के लिए कितना टाइम चाहिए आपको, हैंड वॉश के लिए कितना टाइम चाहिए, कोई भी एक बताओ। हैंड वॉश के लिए आपको चाहिए 40 to 60 सेकेंड्स, ठीक है। इससे कम अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है आपका कुछ स्टेप मिस हो गया। और हैंड रब के लिए कितना चाहिए, मिनिमम 20 to 30, ठीक है। ये आपको करना है हैंड रब। तो जो स्टेप्स है वो दोनों में कॉमन है। कितनी स्टेप्स है हैंड हाइजीन की? स्टेप से पहले आप बताइए कि कितनी बार हमें, WHO ने कितने मोमेंट्स दिए हुए हैं, 5 मोमेंट्स जो हमें हैंड, बिफोर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट, हाँ, बिफोर नहीं, आफ्टर, आफ्टर टचिंग बॉडीली फ्लूइड और एनी प्रोसीजर, ठीक है। इजी टू रिमेम्बर, ये 5 मोमेंट सबको पता है, ओके। अभी स्टेप्स बता सकता है कोई? एक सैनिटाइजर लेके आओ। पहला स्टेप क्या है, पाम टू पाम, देन बैक ऑफ द पाम। अच्छा, ये करने के पहले क्या आपको कुछ करना चाहिए? आपको हाथ में पहनी हुई अंगूठियां और घड़ी ये सब निकाल देना चाहिए।
क्या आपको थ्रेड्स वगैरह पहन के हॉस्पिटल में आना चाहिए? नहीं, उससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन रह जाएगा आपकी स्किन में, है ना। वो थ्रेड्स में कीटाणु क्लीन नहीं होता है, इसकी वजह से आपको ये सब हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में नहीं पहनना चाहिए जब आप पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमने पूरा अंगूठिया और ये सब बैंड्स वगैरह सब उतार दिया। उसके बाद palm to palm, फिर बैक ऑफ द palm, देन ऑल्टरनेट, उसके बाद इंटरलॉकिंग, उसके बाद दोनों हाथ में करना है। उसके बाद थंब एक बार करके दिखाइए कैसे करना है। हाँ, तो ये जो आप कर रहे हो ना, ये गलत है। कैसा होना चाहिए, ऐसे, है ना। और ये वाले हाथ में भी ऐसे, फिर हाँ, ओके, ये हमें दोनों में करना है, हैंड वॉश और हैंड रब दोनों में करना है। ठीक है, अभी मैं एक एक से करवाऊंगी, हम लोग सुपरवाइज करेंगे 2 लोग। ठीक है, ये आइडियल नहीं है। ठीक है, हमें कितना पंप्स लेना है, हाउ मच शुड यू टेक? 1 ml से आपका हाथ कवर हो जाएगा क्या? इसके ऊपर बहुत डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि एक पंप में 1.5 ml आता है, तो आपको मिनिमम 2 पंप लेना है। इट मीन्स 3 ml आपको हैंड रब लेना है। ठीक है, किसी के हाथ इतने बड़े होते हैं, उनको 3 पंप ले लेना चाहिए, क्योंकि उनका 3 ml से कवर नहीं होता है। और आपको पूरी स्टेप्स करते वक्त ये अगर बीच में ड्राई आउट हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको ऑप्टिमम टाइम में उतना ऑप्टिमम वॉल्यूम लेके ही करना है। ठीक है, एक स्टेप में गया, अदर हैंड कैसे? और हर एक स्टेप को 5 बार करना है। ठीक है, 5 टाइम्स आपको करना है, सो यू हैव टू बी रियली फास्ट, है ना। अच्छा, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? Why are we doing this? ये सब क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम जब हैंड वॉश करते हैं या हैंड रब करते हैं, तो ये जो एरियाज है इंटरलेसेस और ये जो एरियाज है नेल्स के पहले, ये छूट जाता है, यहाँ पे कीटाणु वैसे ही रह जाते हैं और फिर ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। ये हो गया हैंड हाइजीन, सबको समझ आ गया? 5 स्टेप है, बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर एनी एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग बॉडी फ्लूइड्स और एनी प्रोसीजर, एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग। पेशेंट सराउंडिंग का एग्जाम्पल्स बताओ कोई। बेडसाइड ट्रॉली, कार्डियक ट्रॉली, टेबल, आईवी स्टैंड, ये सब पेशेंट का सराउंडिंग है। ठीक है, इसको टच करने के बाद भी हमें हैंड वॉश करना है। ये हम क्यों कर रहे हैं? एक तो पेशेंट से इन्फेक्शन ना फैले, हमें तक ना आए, हम तक ना आए, और हमसे हमारे साथी कोवर्कर्स को ना जाए। तो 3 चीजें हम इससे रोक रहे हैं। ठीक है, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हॉस्पिटल में क्या होती है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, है ना। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स जैसे सुडोमोनास है, क्लेप्शियला है, तो ये आप पेशेंट टू पेशेंट इन्फेक्शन जब फैलेगा तो ये जो बैक्टीरिया है ये पनप जाएगा हॉस्पिटल में, हमें इसको रोकना है। तो सिर्फ दवाई से रोकेंगे क्या इसको हम ऐसे भी रोक सकते हैं, है ना। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस से भी हम इसको रोक सकते हैं। ये हो गया हैंड हाइजीन। दूसरा क्या है? पीपीई किट। हाँ, आप में से कितने लोगों को पीपीई पहनना आता है अच्छे से? अच्छा, पीपीई होता क्या है? पहली चीज, पीपीई किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनलाइज्ड क्लोथिंग टू इनहिबिट इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। तो उसके लिए हम उसको पहन रहे हैं। ठीक है, सबसे कॉमन चीज क्या यूज करते हो? मास्क और ग्लव्स, कैप, शू कवर और गाउन, फेस शील्ड, ये सब यूज होता है। ठीक है, ग्लव से हम क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं?
हैंड्स, मास्क से, गॉगल से, आईज, फेस शील्ड से, आईज, ये म्यूकोजा, ये सब, ठीक है। गाउन से पूरा बॉडी, ओके। शू कवर से, अच्छा, ओटी के अंदर या फिर जहाँ पे भी शार्प्स इंस्ट्रूमेंट से आप डील कर रहे हो या फिर जहाँ पे आप बॉडी फ्लूइड से डील कर रहे हो, वहाँ पे आपको क्या पहनना चाहिए? फुल्ली कवरिंग शूज पहनना चाहिए, है ना? हाँ, हैवी ड्यूटी बूट्स पहनना चाहिए। और कैप्स जो आप पहनते हो वो किस लिए पहनते हैं हम? हेयर के लिए। तो इसका जो मेन पर्पस है कैप पहनने का, इसका पर्पस ये है कि आप पूरे हेयर को कवर करो। आप जब कैप पहन रहे हो, आधे बाल अगर बाहर निकल रहे हैं तो ये कैप पहनने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब कैप पहनी जाए तो पूरे बाल कवर होने चाहिए, ठीक है। जब आप ग्लव्स पहन रहे हो तो आप अपना साइज देख के ग्लव्स पहनिए। जब भी आप कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन रहे हो, आप अपना मेजर करके साइज और उसका मैन्युफैक्चर कैसा है, समटाइम्स मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, इसलिए पहनने के पहले आपको देखना है कि मास्क अच्छा है या खराब, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्लव्स। आप में से ग्लव्स सबको पहनना आता है? किस प्रकार के ग्लव्स आपको पता है? ठीक है, स्टेराइल ग्लव्स पहनने का एक तरीका होता है ना? वो सबको पहनना आता है, ओके। मास्क को कैसे पहनना है? मास्क नॉर्मल पहनते हैं, कैसे? आपने मास्क क्यों पहना हुआ है अभी? नहीं, कुछ रीजन होना चाहिए मास्क, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने का? जहाँ पे भी आप ये इक्विपमेंट पहन के जा रहे हो, उस एरिया में आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्लव्स, मास्क, गाउन, एनीथिंग, वो आपको उस एरिया में डिस्कार्ड करके फिर बाहर आना है, ठीक है। ये मास्क अगर आप पहन के पूरे हॉस्पिटल में घूमोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। अगर आपने कोई प्रोसीजर किया है तो वो प्रोसीजर करते वक्त हो सकता है आपके मुंह के ऊपर या फिर कुछ छींटे पड़े हो या फिर कोई इन्फेक्शन आपने एक्वायर कर लिया हो वहाँ पे, वो आपको वहीं पे डिस्कार्ड करके बाहर आना है, ठीक है। और दो टाइप के जो मास्क है, N95 और सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क का जो मैन्युफैक्चर होता है वो कैसे होता है? उसमें 3 लेयर होती है। जो अंदर की लेयर होती है वो होती है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो, तो उसमें जो आपकी स्वेट होती है वो सब एब्जॉर्ब हो रही है। बाहर की जो लेयर होती है वो होती है, तो उसके ऊपर पूरे पार्टिकल्स आके जमा हो रहे हैं, ठीक है। फिर आप ये मास्क को जब गले में लटका के रखते हो तो ऊपर से जो भी इन्वायरमेंट से जो माइक्रोब्स है वो वहाँ पे आके सेटल हो गए। फिर आपने ये फिर से मास्क पहन लिया तो क्या होगा? तो ये आप इनहेल कर लोगे, है ना? हाँ, तो इनहेल तो आप कर ही रहे हो साथ में, है ना? तो ये जंतु अंदर चले जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये मास्क या तो पहन के रखिए या तो आप डिस्कार्ड कर दीजिए काम होने के बाद। उसको गले पे लटका के घूमना नहीं है, और मास्क पहनते वक्त उसके इंटीरियर्स को हमें टच नहीं करना होता है, ठीक है। ये समझ गया सबको? अच्छा, पहले आप ये सर्जिकल ग्लव्स, okay, this is 7.5. Who has a large hand? 7.5. ठीक है, कौन पहन के दिखाएगा? हाँ, आ जाओ। सो व्हेनेवर सर्जिकल ग्लव्स हम पहन रहे हैं, आपको एक चीज़ ये करनी है, आपको रैपर्स, अच्छा आप ये लेट अस सी आपको कितना पता है इसके बारे में। सबसे तो पता है कि मुझे पहनना है तो इसको ओपन में मुझे नहीं करना है। अगर आप ओपन कर रहे हो तो मुझे उसके बाद या तो ओपन कर रहा हूँ तो फिर मैं इसको किसी को तो पकड़ना पड़ेगा। अगर नीचे रख दिया उसके बाद अगर हैंड सैनिटाइजर कर डाल तो फिर इसको मैं कैसे ले सकता हूँ? वेरी गुड। तो ये जो होता है ना, ये रैपर अंदर से स्टेराइल है, ठीक है। इसको आप अगर ऐसे करके यू आर टेकिंग इट आउट, ठीक है, आप इसको स्टेराइल जगह पे एक रखिए, देन यू कैन हैंडल इट आफ्टर डूइंग हैंड रब, ठीक है। तो आप इसको पहनिए, अब हैंड रब करके यू कैन,
तो ये जो हैंड रब लिया गया था ये ऑप्टिमम अमाउंट में आपको लेना है, ठीक है, 3 ml से कम नहीं लेना है। फिर पूरी स्टेप्स करने के बाद आपको ड्राई होने देना है उस चीज़ को। गीले पे ग्लव्स पहनोगे तो प्रॉपरली नहीं पहन पाओगे। 1 से 2 मिनट ऐसे रुकना पड़ता है ताकि हैंड ड्राई हो जाए। वेरी गुड। हाँ ठीक है, आगे। सबसे तो पहले हम लोग टच यहाँ से करते हैं राइट हैंड से। सबको दिख रहा है? और इसके आउट जो कवर से ऐसा करते हैं ताकि ये अंदर से ना जाए, बाहर के पोर्शन ना आए। हाँ ठीक है। हमेशा याद रखना जो अंदर का पार्ट है, सरफेस है, वो हमारे लिए है, जो बाहर का सरफेस है वो पेशेंट के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब आपको बाहर के सरफेस को टच नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है? अंदर बाहर अंदर से लेना है इसको। तो इन्होंने फर्स्ट वाला ग्लव अभी क्यों फिक्स किया? क्योंकि पहले अगर टच करते तो वो कंटामिनेट हो जाता है ना, तो स्टेराइल हैंड लेके दूसरा हमने प्रॉपरली फिक्स करना है। और जब भी आप इस चीज को पहन रहे हो, अगर आप लॉन्ग स्लीव्स है तो ग्लव शुड कवर योर लॉन्ग स्लीव्स। ऐसा नहीं कि स्लीव्स ग्लव्स तक आ गई, ठीक है। इतना सबको समझ गया? ये स्टेराइल ग्लव्स पहनने का सही तरीका है। ओके, कोई और एक जन ट्राई करना चाहेगा? उतारना कैसे ये बताइए। अभी इन्होंने कुछ सर्जरी में या फिर कुछ ओटी में काम किया, उसके बाद अगर इसको उतारेंगे तो इसका सरफेस नीचे वाला टच नहीं होना चाहिए। बाहर से इसको ऐसे उतारेंगे। उसको उतार के आप ऐसे झटकना नहीं है, उसको आप रोल करके हाथ में रखिए। फर्स्ट तो इसको मैंने ऐसे बाहर से टच करूंगा, सेकंड हाथ को नीचे से लेना पिंच करके आपको ऐसे उतार। मेरा जो सेक्शन है बाहर वाला अंदर ना। हाँ, तो हमेशा इवन आप जब ग्लव्स उतार रहे हो उस टाइम पे आपको याद रखना है कि आउटर सरफेस किसके लिए था? पेशेंट के लिए। इनर सरफेस आपके लिए था। तो व्हेनेवर आप उतार रहे हो उसके टाइम पे भी आपको ऐसे इस तरीके से ही ग्लव्स उतारना है कि बाहर का सरफेस आप टच ना करें, ठीक है। फिर उसको कहाँ डालेंगे? कौन सा? बुंगाड़ से कांटा, अगर बुंगाड़ लगा हुआ है तब तो येलो में जाएगा ना। ब्लड लगा हो, कुछ भी लगा हो, ग्लव्स रेड में जाएगा, ठीक है। ग्लव्स क्या है? प्लास्टिक है, उसको तुरंत आपको रेड में डाल देना है, ठीक है। बहुत अच्छा किया आपने। नेक्स्ट, दिस आल्सो 7.5। नहीं, फर्स्ट हैंड रब कैसे लोगे? आपको ये ग्लव्स दिया गया है, ये जो है ये कंटामिनेटेड है बाहर से, सिर्फ अंदर का जो मटेरियल होता है वो रैपिड, वो स्टेराइल होता है। तो आप स्टेराइल इस पर रखोगे इसको, तो पहले आप क्या करोगे? उसके बाद आप इसको निकालिए पहले बाहर, क्योंकि आप टच करोगे बाद में। ओके, ऐसे नहीं करना एंड में। क्यों ऐसे नहीं करना है? क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है ये आपने क्लीन किया है नहीं, तो यहाँ पे जो कीटाणु हैं ये आप ऐसे करोगे, थोड़ा सा भी टच हो जाएगा पूरा कीटाणु यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब हम सर्जिकल में सर्जरी में स्क्रब करते हो, आप कभी देखा हाथ धोने के बाद ऐसे चल रहे हैं? नहीं। क्यों ऐसे चलना है? ताकि आपने ये जो क्लीन किया है ये क्लीन रहे। अगर आप ऐसे करोगे तो पूरा वाटर ट्रिकल हो जाएगा नीचे, और जितने यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स थे आपके वो नीचे चले जाएंगे। सबको ये तो पता है कि नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होता है ह्यूमन बॉडी पे, है ना। देयर इज अ गुड बैक्टीरिया आल्सो व्हिच रिसाइड्स ऑन योर स्किन, तो उसको तो हम नहीं हटा रहे ना उस टाइम पे, ऊपर तक तो नहीं हटा रहे। यहाँ पे हमने स्क्रब करके हटा दिया, बट यहाँ पे तो नहीं हटाया है, तो ये ट्रिकल होके नीचे आ गया पानी, तो ये खराब हो जाएगा, है ना। ठीक है,
नहीं, ये तो गलत हो गया ना। मैंने बोला था आउटर सरफेस आपको टच नहीं करना है, तो आपको ये कैसे उठाना चाहिए था? ये फर्स्ट ग्लव है। सेकंड ग्लव को ग्लव पहन के ऐसे उठाते हैं। फिर से करो। हाँ ठीक है, लीव इट। फिर से करो। हाँ अब उठाओ। नहीं, कौन करना चाहेगा फर्स्ट? फर्स्ट वाला आपको ऐसे उठाना है, राइट? हाँ, क्योंकि इनर सरफेस आपका है, आप इसको टच कर सकते हो, आउटर सरफेस आप टच नहीं कर सकते। इट्स ओके, यहाँ पे भी टच नहीं करना। हाँ ठीक है, ये वाला ठीक करो ग्लव एक्सटर्नली। ओके, दिस इज हाउ यू। ठीक है, इसको एडिट कर देना गलत वाले को, ठीक है? डोंट वरी, नहीं जाएगा। ओके ऐसे हम क्या कर रहे हैं? ग्लव्स पहन रहे हैं। सबको समझ गया गलती क्या हुआ? यू शुड थैंक हिम फॉर द गलती, क्योंकि ये गलती आप भी कर सकते थे, बट अभी आपको समझ गया गलती कहाँ पे हुई थी, ठीक है? ओके, रिमूव कैसे करना है? हाँ, आपको बाहर के सरफेस को ही टच करना है। वेरी गुड। ऐसे करके आपको पहला वाला ग्लव पूरा निकाल लो, हाथ में रख लो, फिर स्लाइड करके दूसरा ग्लव निकाल के फेंक दो, ठीक है? ओके, ये हो गया ग्लव्स। अच्छा ठीक है, ये वाला मास्क कैसे पहनोगे? हाँ ठीक है, मास्क, सर्जिकल मास्क जब आप ले रहे हो ना, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि इसका जो, अच्छा ये बताओ, ये मास्क इन्होंने सही पहना? क्यों 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 बताओ? ये मास्क का मैन्युफैक्चर ठीक है क्या, ये बताओ? क्यों नहीं नहीं बोल रहे हो, क्यों? सबसे पहली चीज, इसको प्रॉपरली फिटेड होना चाहिए। दूसरी चीज, आप ये बैंड ऊपर है ये सोच के यहाँ पे लगा तो लिया, बट ये जो प्लाइज है, वेट डोंट टच योर मास्क, ये जो प्लाइज है ना, ये नीचे फेस करना चाहिए। इसको ऐसे नहीं पहनोगे, इसको उल्टा करो, इसको ऊपर करो। हाँ, ये जो प्लाइज है इसको नीचे करो, ऐसे पहनो, ऐसे। Wear it like this. কেন উল্টা করেছো? এখানে बैंडটা এখানে नीचे আছে, हैं? तो ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है? ये जो प्लाइज है ये नीचे फेस करनी चाहिए। दिस इज हाउ यू वेयर द सर्जिकल मास्क, ठीक है? हाँ ठीक है, दिस इज राइट वे टू वेयर द मास्क। तो ये जो बैंड है ना नीचे, ये गलत है, ये इसमें गलत आ गया, ये मास्क में, ठीक है? ये सब का मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा इशू है, ये ऐसा नहीं पहना जाता। हाँ इसीलिए आप लोग उल्टा पहनते आ रहे हो, मैं समझ रही हूँ, बट इसका जो प्लाई होता है वो नीचे होना चाहिए। इसका काम ये था कि नोज के ऊपर प्रॉपरली फिट हो जाए, उसका यही काम था, बट इसको ऊपर होना चाहिए था, इसमें नीचे आ गया। यू अंडरस्टूड? अभी बाकियों को समझा दी थी। नहीं এই ফোল্ডটা ম্যাম বলছেন যে এটা আমরা নিচে দিয়ে হবে। হ্যাঁ নিচে দিয়ে হবে। হ্যাঁ আরে এই যে পরে এটা কাজ কি? আচ্ছা এই কাজটা এটা বলতে ম্যানুফ্যাকচার করব না না কিছু না, এই ফোল্ডটা ম্যাডাম বলতে ঠিক আছে। है, सही तो बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए उसका। फिर इसको कहाँ पे डिस्कार्ड करोगे आप?
क्या? कैप मास्क या जो होता है पीपी किट जो होता है जो हम कोरोना के टाइम पहनते हैं वो सब भी रेड में ही जाएगा। वो येलो में जाएगा, वो येलो में जाएगा। चेस्ट लिड किसका होता है बना हुआ? मेटल का होता है। सब मेटल ब्लू बॉक्स में जाएगा। ब्लू बॉक्स पता है आपको? कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, टैम्पर प्रूफ होता है, जिसके अंदर हम ग्लास डालते हैं। उसके अंदर आपको ब्लू में चेस्ट लीड्स डालनी है, ठीक है? एबीजी कार्टिलेज के अंदर नीडल होता है जो आप निकाल नहीं सकते, शायद एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता ना उसको। तो कार्टिलेज की मटेरियल, हाँ की থাকে प्लास्टिक, एवरी प्लास्टिक विल गो इन रेड बैग, ठीक है? अगर आपका नीडल इंस्टॉल्ड है, नीडल आपने हटा नहीं पा रहे हो नीडल, तो वो जाएगा शार्प्स वाले में, वाइट वाले में, ठीक है? नीडल के साथ का कोई भी सिरिंज पूरा आपको वाइट में डाल देना है। मान जब से मेडिकल लाइन में आया तब से बढ़ते आ रहे हैं कि कोई सा भी चीज में जैसे प्लास्टिक पूरा बॉन्ड में तो इसमें भी ब्लड लग गया तो उसको येलो में हम स्टार्ट कर, येलो में डालना है, हाँ। तो जैसे इसका दीदी का जो बोलना था कि जो नीडिंग जो सिरिंज है वो ब्लड में है, जैसे टेस्ट के लिए देते हैं नीडिंग तो हम लोग व्हाइट में फेंक देंगे, बट ब्लड तो लगा हुआ है ना जो डिस्को है प्लास्टिक है तो उसको हम लोग येलो में, उसको आपको रेड में डालना है क्योंकि वो प्लास्टिक है, वो ऑटोक्लेव होता है, उसको ट्रीट किया जाता है, उसके बाद वो रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। जो येलो वाला होता है उसको हम जलाने के लिए भेजते हैं, तो उस चीज़ को जलाने का तो कुछ है नहीं ना, प्लास्टिक को आप क्यों जलाओगे, ठीक है? सिंपल फंडा है, ओके। रिसाइकलिंग जो भी होने वाला है वो जाएगा, वो जाएगा रेड में, ओके। एक एक्सेप्शन क्या है येलो बैग का, जिसमें प्लास्टिक डालते हो? येलो बैग का एक एक्सेप्शन क्या है जिसमें आप प्लास्टिक डाल रहे हो येलो बैग में? येलो बैग, ब्लड बैग कहाँ जाता है बताइए? येलो में जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? ब्लड बैग हमेशा हाँ इंसिडेबल, यस, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस और? ठीक है। आईवी कैनुला तो शार्प है ना, स्टिलेट निकालने के बाद, स्टिलेट निकाल दोगे उसके बाद आईवी कैनुला हो जाएगा प्लास्टिक, तो वो जाएगा रेड में। हाँ, आफ्टर रिमूविंग द कैनुला इट इज प्लास्टिक ना, कैनुला इज प्लास्टिक, तो उसको रेड में डालना है, ठीक है? उसका जो ड्रेसिंग रहेगा कैनुला का वो कहाँ डालोगे? वो येलो में जाएगा। कॉटन कुछ यूज़ किया है, ड्रेसिंग, ये सब कहाँ जाएगा? येलो में। कोई इम्प्लांट है अगर मेटल इम्प्लांट, वो कहाँ जाएगा? ब्लू में जाएगा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट सबको पता है। और कुछ एरियाज होते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, इसके अलावा एक एडिशनल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हमें पता होना चाहिए, वो है रेस्पिरेटरी एटिकेट। वो क्या होता है? हाँ, क्या होता है रेस्पिरेटरी एटिकेट? कॉफ एटिकेट या फिर रेस्पिरेटरी एटिकेट। अभी आप जैसे मास्क पहन के आए थे तो मैंने पूछा आपने मास्क क्यों पहना है, तो आपका एक वैलिड आंसर हो सकता था कि मुझे खांसी हो रही है या फिर मुझे सर्दी हुई है, तो बाकी के लोगों तक ना पहुँचे इसलिए आप मास्क पहन के कंटेन करके चल रहे हो, ठीक है? दूसरी चीज़ हो गई, आपके पास रुमाल नहीं है और आपको छींक आ रही है, तो आप कैसे छींकोगे? अगर आप हाथ पे छींक रहे हो तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? हैं? हैंड वॉश करना चाहिए या हैंड रब करना चाहिए। अगर वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे? ये तो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो गया टू योर नोज, तो आपको इनर फोल्ड ऑफ द स्लीव पे ऐसे छींकना है, ठीक है? ये हो गया एटिकेट, रेस्पिरेटरी एटिकेट। या आपको एजुकेट भी करना है आगे लोगों को। दूसरा चीज़, अगर आप लोग क्राउड में खड़े हो, आपको छींक आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्राउड से थोड़ा दूर जाकर फिर छींकना चाहिए, ठीक है? ठीक है, ओके। दिस इज अबाउट रेस्पिरेटरी एटिकेट। आपको जो पैम्पलेट्स दिए गए उसके हिसाब से हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ डॉनिंग एंड डॉफिंग बताइए कोई। डॉनिंग कैसे करते हैं, डॉफिंग कैसे करते हैं? डॉनिंग डॉफिंग क्या होता है? डॉनिंग इज वेयरिंग अ पीपीई, डॉफिंग इज
रिमूविंग द पीपी। तो इसका सीक्वेंस किसी को पता है कैसे करना है? सबसे पहले क्या पहनोगे? सबसे पहले ग्लव्स पहन लोगे? अगर आप नो, इफ यू हैव ओनली वन पेयर ऑफ ग्लव्स देन सबसे पहले आप पहनोगे शू कवर, ठीक है, फिर आप पहनोगे कैप, फिर मास्क, फिर लास्ट में ग्लव्स। तो ये सीक्वेंस जो आपने पहना, ये कहाँ पे फॉलो होता है? ये फॉलो होता है सर्जरी में, ठीक है। ग्लव्स पहनेंगे सर्जिकल या गाउन? पहले गाउन पहनोगे ना, क्योंकि ग्लव्स तो सर्जिकल सूट के इसके ऊपर तुम पहन रहे हो। मेरे उन्होंने इसलिए डांट पड़ा था मुझे क्योंकि मेरे पास ग्लव्स पहनकर गाउन से नहीं पहना। तो ग्लव्स से गाउन पहनो, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दो, उसके बाद फिर गाउन दूसरे ग्लव्स। अच्छा, तो आपने उन्होंने बोला आपको 2 ग्लव्स पहनने के लिए। ओके, इन दैट केस पहले आप पहन सकते हो, बट ग्लव्स का जो ये होता है, आपने गाउन पहन लिया, ग्लव्स जो होता है वो उसको कवर करना चाहिए। गाउन उसके ऊपर नहीं आएगा, ग्लव्स के ऊपर नहीं आएगा गाउन। बोला कि अगर हम लोग गाउन जो पहनते हैं तो अंदर तो हम लोग के अंदर वो होता है तो टच होगा हम लोग के हाथ में। जैसे गाउन पहनेंगे तो इनर पार्ट तो टच होगा ना हम लोग का, और डॉक्यूमेंट तो बाहर से ही है, तो इसके वजह से उसको पहनो, उसका गाउन पहनो, उसका ग्लव्स उतार दो, फिर दूसरा पहनो, तब तो और पूरा प्रॉपर हो। नहीं, मैंने जो आपको बताया दैट इज द राइट वे। यू हैव टू कवर योर गाउन स्लीव। आपको ग्लव्स ही लास्ट में पहनना है क्योंकि आप ग्लव्स से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। और गाउन और ग्लव्स बाद में आता है इन सर्जिकल केसेस। अदरवाइज गाउन पहन के भी यू कैन वेयर कैप एंड ग्लव्स, मास्क एंड देन ग्लव, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड चीज़ होती है ग्लव्स, उसको हम सबसे पहले उतारते हैं, ठीक है। तो डॉफिंग का सीक्वेंस क्या है? पहले ग्लव्स, ठीक है, उसके बाद अगर आप गाउन उतार दोगे तो ये जो था, इसको उतारते वक्त इसके जो स्प्लैशेस गाउन पे जाएंगे वो गलत है, इसलिए आपको पहले ये चीज़ें उतारनी, कैप एंड मास्क, एंड देन यू हैव टू रिमूव द गाउन, ठीक है। ठीक है, समझ गया? सबका सीक्वेंस का एक मैकेनिज्म, उसके पीछे जो लॉजिक है वो आप समझ लेंगे, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया सीक्वेंस ऑफ पीपी। अच्छा, इसके अलावा आपको सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस के बारे में क्या पता है? सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, नीडल स्टिक इंजरी आपने सुना है क्या होता है? ऑक्यूपेशनल इंजरी। क्या मतलब है नीडल स्टिक इंजरी का? हाँ ठीक है, नीडल स्टिक क्या होता है? अगर होता है और कुछ ऐसा होता है, वैसे रिलेटिव मेडिसिन नेगेटिव हो जाता है ना, तो डायरेक्ट वैसे से हम लोगों का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, स्पेशली हम हेपेटाइटिस बी, सी और HIV के लिए ये देखते हैं, ठीक है। तो सिर्फ नीडल स्टिक या फिर कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट से इंजरी होना ही नहीं, कोई स्प्लैश ब्लड का या फिर कोई बॉडी फ्लूइड का उस पेशेंट से आपकी आंखों में, मुंह में, नाक में कहीं भी चला गया तो उसको भी हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला आता है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के तौर पे आप क्या करते हैं? शार्प्स को कैसे हैंडल करें? पहली चीज़, आप जब भी शार्प हैंडल कर रहे हो वो शांत दिमाग से, आपको हैपहैज़ार्डली हरी में इधर उधर ऐसे नहीं करना है। आपको जब दिख रहा है कि बहुत सारा हिप है जहाँ पे शार्प्स पड़े हुए, कॉटन पड़ा हुआ है, तो आप एक एक करके उसको उठाइए। एक साथ आप उठाएंगे, हो सकता है आपको इंजरी हो जाए। टाइमली डिस्कार्ड करना है, जहाँ पे भी ये शार्प वेस्ट पैदा हो रहा है उसी टाइम पे आपको सिग्रीगेट कर देना है, उधर जाके उसको डिस्कार्ड कर देना है। अगर आप अपने कलीग को शार्प्स पास कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? ट्रेज यूज़ करनी है, हैंडल नहीं करना है। जैसे घर पे आप कैंची वगैरह ऐसे रख के देन कोई चाकू वगैरह आप ऐसे हैंडल करते हो, वैसे ही, ठीक है। कुछ ट्रे में लेके आपको उसको पास करना है,
ठीक है, ये हो गया सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस। ओके, रीकैपिंग नहीं करना है कोई भी चीज़ को। आप सिंगल स्कूप टेक्निक के बारे में बोल रहे थे, क्या होता है सिंगल स्कूप टेक्निक? पेन की तरह है ना, यहाँ पे करो। ठीक है, ठीक है, समझ गया सबको? क्या किया इन्होंने ऐसे नहीं किया। She didn't do this. ऐसे नहीं करना है। उसका जो वो होता है ना टिप्स, जो इंजेक्शन का नीडिंग होता है वो टच नहीं होना चाहिए। बेसिकली उसका कैप जो है आपको रिकैप नहीं करना है किसी भी हालत में, और अगर करने का जरूरत पड़ रहा है तो ऐसे करना है। ठीक है, ओके। तो फिर अगर इसके अलावा भी किसी को नीडल स्टिक इंजरी हो जाए या फिर स्प्लैश हो जाए तो क्या करेंगे? वेरी गुड। और स्प्लैश अगर हो रहा है तो आपको उस जगह को वॉश करना है, रिगोरसली वॉश करना है। ठीक है, आईज पे अगर हो रहा है तो 5 मिनट तक आपको पानी से उसको वॉश करना है। अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए हैं तो लेंसेज अगर पहने हुए हैं तो तुरंत नहीं निकालना है, लेंस को इंटैक्ट रख के ही वॉश करना है। आफ्टर 5 मिनट्स आप लेंस निकाल के उसको जो आप जैसे यूजुअली रखते हो वैसे उसको आप क्लीन करके रख दीजिए, उसको वापस यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो लेंस विल एक्चुअली प्रोटेक्ट, इसलिए हम उसको वॉश करके फिर निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी म्यूकोजल एरिया पे स्प्लैश हो रहा है उसको भी आपको ठीक से वॉश करना है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। अगर प्रिक हो गया, कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से आपको लग गए या फिर नीडल स्टिक हो गया तो आपको क्या करना है? पैनिक नहीं होना है, ऐसे स्क्वीज नहीं करना है, माउथ में फिंगर डाल के ऐसे उसको जैसे ब्लड को सक करते हैं वैसे नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? सोप एंड वाटर से एरिया को वॉश करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इन्फॉर्म करना है कोई आईसीएम को या इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर को, और प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो ले लेना है। ठीक है, क्या क्या रिकमेंड किया जाता है ऐसे इसमें? एज अ हेल्थ केयर वर्कर आपको क्या वैक्सीन रिकमेंड किए जाते हैं? टिटनेस और हेपेटाइटिस बी आपको लेना चाहिए। कितनों ने आपने हेपेटाइटिस बी लिया हुआ है यहाँ पे? हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन किसका हो रखा है? हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आप में से कितने लोगों ने नहीं लिया अभी तक? नहीं लिया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन 3 शॉट्स 0-1-6 मंथ्स में लेना है। ठीक है, ठीक है। और हम क्या देखते हैं फिर? अगर पेशेंट का सोर्स, अगर पेशेंट नॉन सीरो पॉजिटिव है तो आप क्या करो? इसमें हम प्रोफिलेक्टिकली दवाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक दवाई आपको उस टाइम पे विदिन 2 आवर्स दी जाएगी। फिर आपको अगर पेशेंट पॉजिटिव है तो 28 दिन तक ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें आपका और पेशेंट का दोनों का ब्लड जांच किया जाएगा। अगर पॉजिटिव है, अगर आपका पहले से ही पॉजिटिव है तो फिर काउंसलिंग, तो पेशेंट से आपको नहीं हुआ है कुछ। बट अगर बॉर्डर लाइन आपका नहीं था और पेशेंट नॉन पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर कुछ इंजरी हॉस्पिटल में होता है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना है, उसको आपको इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को बताना है। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट एड इंजरी। ये हो गया एनएसआई के बारे में। ठीक है, बीएमडब्ल्यू हमने थोड़ा अभी डिस्कस किया था, कैसे आपको पता है। सिर्फ 1-2 एक्सेप्शंस है, जैसे ब्लड बैग जो होती है वो येलो बैग में जाती है, पूरा प्लास्टिक वेस्ट जो है वो रेड में जाएगा। बट अगर सिरिंज पे इंस्टॉल्ड है नीडल शार्प तो वो वाइट में जाएगा। आपने ईसीजी लीड्स पूछा, वो जाएगा ब्लू में। कोई मेटेलिक इम्प्लांट्स है वो ब्लू में जाएगा। ग्लास शार्ड्स वो सब ब्लू में जाएगा। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है? टीन का जो क्वांटम होता है ना, वो किस चीज़ का होता है वो? टिन में क्या होता है? हमारा सीएसएस भी है, वो इथिलीन ऑक्साइड जिस पे रहता है, इचियो के लिए। हाँ, उसको आप ब्लू में डाल दीजिए, ब्लू में जाएगा वो। एनीथिंग मेटल विल गो इन द ब्लू। ठीक है,
इसके अलावा CSSD सबको पता है ना क्या होता है? OT टेक्नीशियंस में से कोई बताएगा CSSD क्या है? क्या होता है वहाँ पे? CSSD नाम से ही पता चल रहा है, स्टोरेज सप्लाई सेंट्रल, तो स्टेरलाइज करके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी हम OT में यूज़ कर रहे हैं, ICUs में यूज़ कर रहे हैं, वो सब इंक्लूडिंग लिनन, वो सब CSSD से सप्लाई होता है। ठीक है, CSSD के 4 पार्ट्स बता दीजिए। 4 पार्ट मतलब जोन, जोन्स। फर्स्ट ऑफ वॉशिंग जोन, वॉशिंग, पैकिंग, वॉशिंग, पैकिंग और क्लीनिंग और स्टोरेज। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए CSSD। बाकी इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, बट स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन पता है क्या आप लोगों को? जो इंस्ट्रूमेंट्स होती है या फिर जो प्रोसीजर्स होती है, उसको एक उसकी क्रिटिकल लेवल पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन, है ना? जैसे कोई आर्टरी में अगर कुछ वेसल तक कोई इंस्ट्रूमेंट जा रहा है, उसको आप कौन से लेवल पे स्टेरलाइज करो? हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट चाहिए रहेगा, स्टेरिलेंट चाहिए रहेगा, है ना? ऑटोक्लेविंग, ये सब उसके अंदर आएगा। उसके अलावा लेट्स से कोई ब्रोंकोस्कोप है, तो म्यूकोजा तक उसकी एंट्री है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी क्रिटिकल डिवाइस। ये डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन है। तो इसके लिए हम कौन सा ये यूज़ करेंगे? जैसे ग्लूटराल्डिहाइड है, ठीक है, तो हाई लेवल डिसइंफेक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर है नॉन क्रिटिकल डिवाइसेस, जैसे स्टेथोस्कोप, जैसे BP कफ, इसको भी हम क्लीन करते हैं। तो उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं? अल्कोहल से, सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर क्वाटरनरी QAC, ये सब से हम उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉन क्रिटिकल। या फिर क्लीनिंग भी आता है इसके अंदर, जैसे बेड रेलिंग्स है, IV स्टैंड्स है, आपने बोला, तो इसमें हम सोप एंड वाटर से उनको क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसे हम 3 इसके डिफ्रेंशिएट करके स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन ऐसे बनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और एक लास्ट टॉपिक आज का, वो है स्पिल मैनेजमेंट। स्पिल क्या है? को स्पिल हो गया मतलब गिर गया, तो ब्लड को आप तुरंत साफ कर दोगे क्या? नहीं, क्योंकि ब्लड क्या है? इन्फेक्शियस है। तो उसको आपको कैसे क्लीन करवाना है? सबसे पहला स्टेप है कि आप उसको, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दीजिए। वहाँ पे आप बैरिकेड्स लगा दीजिए और आप बोल दीजिए कि यहाँ से जाना आना मना है। फिर आपको क्या करना है? स्पिल किट होता है एक, उसके अंदर क्या होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो फ्रेशली प्रिपेयर किया जाना चाहिए, ठीक है? इसलिए आपको वो उसमें बना के नहीं रखना है, ठीक है? उसके अंदर PP किट होती है पूरी, मास्क, ग्लव्स, गाउन। ये किसके लिए होता है? जो क्लीन कर रहा है उसके लिए होता है, ठीक है? तो लेकिन ये सब आपको सुपरवाइज करना है, ये सब आपको उनको बताना है कि क्लीन कैसे करते हैं। तो फिर आपको एक किट में, स्पिलेज किट में आपको PP किट्स रखने हैं पूरे। आपको ये सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के लिए रखना है, कार्डबोर्ड्स रखने हैं, कुछ सोकेज के लिए कॉटन रखना है, ठीक है? और येलो बैग रखना है जिसमें आप ये सब डिस्कार्ड करोगे। तो स्टेप्स क्या है? पहले आपने बैरिकेडिंग कर दिया, आपने बोला कि यहाँ से जाना आना मना है। फिर जो पर्सन क्लीन कर रहा है वो पहले PP किट पहनेगा। फिर डिपेंडिंग ऑन द स्पिलेज कितना है, इधर द केस आपको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाना है, उसको आपको रेडी करना है। पहले आपको उसके ऊपर सोकेज के लिए कॉटन डाल देना है, सोक करके वो कॉटन आपको येलो बैग में डालना है। बाकी बचे हुए सरफेस पे आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड पोर करके 20 मिनट्स तक रखना है, ठीक है? फिर आपको उसको कॉटन से सोक करके डिस्कार्ड करना है। रिमेनिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड से वो सरफेस को आपको क्लीन कर देना है। जो भी BMW वहाँ पे ये हुआ था, जनरेट हुआ था, वो आपको येलो बैग में डाल के और PP किट डिस्कार्ड करके फिर आपको हैंड वॉश कर लेना है, ठीक है? ये हो गया स्पिलेज के बारे में। तो कभी भी आपको ये दिख रहा है कि ब्लड गिरा हुआ है, तो आपको ये सब यूज़ नहीं करना है, ठीक है? और यूरिन में आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड उस पर नहीं डालना है, ठीक है? अगर यूरिन स्पिलेज है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ नहीं करना, ठीक है? लाइजॉल वगैरह यू कैन, सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं यूज़ करना, ठीक है? ये हो गया स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के बारे में। बाकी जो भी रहेगा मे बी इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन डू।
बट आज हमने बहुत कुछ सीख लिया। क्या क्या सीख लिया? हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, CSSD के बारे में बताया थोड़ा सा, स्पिलेज मैनेजमेंट, नीडल स्टिक इंजरी, ठीक है। और PPE के बारे में और इलेबोरेट हो सकता था, बट सिंस आप सब लोग OT और ICU से है तो शायद आपको ये PPE किट के बारे में काफ़ी जानकारी है पहले से। जो ग्लव्स पहनते वक्त आपने गलतियाँ की उसको आप दोहराए नहीं, ठीक से प्रैक्टिस करके आप, ठीक है। और आपको ये जो भी मटेरियल सीखने के लिए चाहिए WHO की साइट पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आप खुद से भी वीडियोस देख के सीख सकते हैं, ठीक है।